वेलकम टू बेसिक शाला। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड सीटेट और सारे ही स्टेट टेट के लिए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है। आपसे क्रिएटिव लर्नर के बारे में पूछा गया है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि आप किसको क्रिएटिव लर्नर बोलेंगे। एक ऐसा लर्नर जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा है, उसको हम क्रिएटिव बोलेंगे। बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हम क्रिएटिव लर्नर बोलेंगे। या फिर एग्जाम में हर बार अच्छे अंक लेके आ सकता है, ऐसे लर्नर को क्रिएटिव लर्नर बोलेंगे। या फिर एक ऐसा लर्नर जिसका पार्श्व यानी कि लेटरल थिंकिंग और समस्या समाधान में बहुत अच्छा है, उसको हम क्रिएटिव लर्नर बोलेंगे। तो देखिए, क्रिएटिव लर्नर होने के लिए ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा होना या फिर बहुत इंटेलिजेंट होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर कभी कभी अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या संबंध है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट होगा, जिसका आईक्यू लेवल हाई होगा, वो क्रिएटिव भी होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा लर्नर जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लेके आ सकता है, उसका भी क्रिएटिव होना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा इंसान जो प्रॉब्लम्स के समाधान नए तरीके से लेके आए, प्रोडक्ट नया बनाए, पुरानी चीज़ों से नया प्रोडक्ट बनाए, कुछ नयापन हो, क्रिएटिविटी उसी को कहते हैं। तो एक ऐसा लर्नर जिसका पार्श्व यानी कि लेटरल थिंकिंग और समस्या समाधान बहुत अच्छा है, उसको हम क्रिएटिव लर्नर बोलेंगे। इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज़ में भिन्न होते हैं। कोई भी दो लर्नर या फिर दो इंसान एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। क्या वो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे जब वो ग्रो कर रहे हैं और डेवलपमेंट उनका हो रहा है। या फिर स्पीड में वो डिफर करेंगे एक दूसरे से, यानी कि कोई भी इंसान सेम स्पीड पे नहीं बढ़ेंगे। या फिर क्रम में वो डिफर करेंगे, यानी कि विकास के एक सेम क्रम को वो फॉलो नहीं करेंगे। क्या ऐसा है? या फिर विकास की सामान्य क्षमता में डिफर करेंगे। तो वेरी नाइस, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। विकास की स्पीड जो होगी वो किन्हीं भी दो इंसानों में सेम नहीं होगी, किन्हीं भी दो लर्नर्स में सेम नहीं होगी। इस तरह से ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका क्या अर्थ है इस स्टेटमेंट का? क्या इसका ये अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते? शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई भी दो लर्नर्स हैं तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच अगर कर रही हैं, मतलब अगर मैच कर रही हैं तो ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल चीज़ है। और उनके लक्ष्य समान क्यों नहीं हो सकते? क्लास में 50 बच्चे हैं, हो सकता है कि उनमें से 5 सारे के सारे अग्निवीर में जाना चाह रहे हो, या फिर उनमें से 5 डॉक्टर बनना चाह रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि उनके लाइफ के गोल्स और लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव ये सब सेम नहीं हो सकते। तो ऑप्शन सेकंड तो क्रॉस लग गया। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की संभावनाओं, क्षमताओं को विकसित करना संभव है, ये भी क्रॉस हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। उनके अंदर एबिलिटीज अलग होती हैं, इंटरेस्ट अलग होते हैं और टैलेंट्स भी अलग होते हैं। कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, कोई डांस में बहुत अच्छा है, किसी की इंटरेस्ट पेंटिंग और ड्राइंग में है तो किसी को साइंस में इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म की थियरी से, कि जो रचनावाद है वो क्या कहता है। क्या ये अनुकरण की भूमिका पर बल देता है कि जो हमारा लर्नर है वो फॉलो कर करके सीखेगा, या फिर ये दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, या फिर ये सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, यानी कि मेमोरी पर बल देता है, या फिर ये शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, यानी कि ये टीचर की इंपॉर्टेंस बताता है। तो देखिए, रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी एक ऐसी है जो ये कहती है कि बच्चे को आप कुछ नहीं सिखाते हैं। बच्चा जब घर से आता है वो सारा ज्ञान अपने अंदर लेके आता है। एज अ टीचर बस आपको उस ज्ञान को बाहर लेके आना होता है। बच्चे को सब पता है कि चिड़िया है, कौवा है, गाड़ी है, ट्रक है, वो अपने एनवायरनमेंट में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा है। जब वो स्कूल आ रहा है तो उसको दुनिया भर की चीज़ें देखने मिल रही हैं और वो सबका नॉलेज अपने अंदर लेके आ रहा है। इस तरह से कंस्ट्रक्टिविज्म की थियरी के अकॉर्डिंग टीचर का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। उसका रोल यहीं तक सीमित होता है कि वो बच्चे के अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर लेके आए। तो ये जो थियरी है रचनावाद की, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी लर्नर की भूमिका पर बल देता है। और हमारा क्वेश्चन 5 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या फिर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हम करते हैं बच्चे में, वो किसका पार्ट है? क्या वो संवेगात्मक विकास का पार्ट है, बौद्धिक विकास का पार्ट है, शारीरिक विकास का है, या फिर सामाजिक विकास का है? तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट्स का विकास करना, ये बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? क्या ये प्राथमिक
सामाजिक संरचना मानी जाती है, गौण मानी जाती है, गत्यात्मक, डायनामिक या फिर स्थिर स्टैटिक मानी जाती है। तो देखिए हेरिडिटी हमारी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जनरेशन में जो चीज़ें आ गई हैं नेक्स्ट में सेम डिटो वहीं आएंगी, नहीं, वो पीछे से कहीं से मोबाइल होके आ सकती है। तो हमारी जो आनुवंशिकता है वो ऑप्शन थर्ड यानी कि डायनामिक, गत्यात्मक सामाजिक संरचना मानी जाती है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था कौन सी होती है? जब हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं या फिर सोसाइटी में जो एडजस्टमेंट है उसमें हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या पूरे लाइफ में इंसान ऐसा करता रहता है या फिर किशोरावस्था में ऐसा होता है, पूर्व बाल्यावस्था में ऐसा होता है या प्रौढ़ावस्था के दौरान ऐसा होता है? तो देखिए हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि किशोरावस्था वो स्टेज है जिसमें सबसे अधिक जटिल समाजीकरण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमारे प्रीवियस नॉलेज से संबंधित सवाल पूछा गया है, जो कि अगर आप पीटीसी या बीएड कर चुके हैं तो आपने लेसन प्लान बनाए ही होंगे और उसमें आपको पता है कि सबसे पहले हम प्रीवियस नॉलेज ही लिखते हैं कि बच्चे के अंदर प्रीवियस नॉलेज कितनी है और फिर उस पर बेस्ड हम अपने प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि प्रीवियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। तो देखिए प्रीवियस नॉलेज की बात हम इसीलिए करते हैं कि जब हम नई जानकारी ले रहे हैं तो उसका बेस हम प्रीवियस नॉलेज को बनाते हैं, यानी कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। यानी कि इसमें देखिए एज भी स्पेसिफाई की गई है, जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चा किसके द्वारा सबसे बेटर सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त चिंतन के द्वारा या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो देखिए भाषा उतनी ज़्यादा डेवलप होती नहीं है, अमूर्त चिंतन तो लास्ट अल्टीमेट ऑप्टिमल लेवल है किसी भी इंसान की थिंकिंग प्रोसेस का, तो ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। 2 वर्ष तक बच्चा सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अगर आपने पढ़े होंगे ये सारे प्रयोग स्किनर के, थॉर्नडाइक के और पावलव के, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बिहेवियर को। किसके बिहेवियर को? हमने एक भूखी बिल्ली कैद कर दी है पिंजरे में, बाहर खाना रख दिया है, अब हम उसका बिहेव ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या उसका बिहेवियर रहेगा। अगर वो पहली बार में बंद की गई है तब वो उसके जो एक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, और अगर वो 5वीं या 10वीं बार में उसका ट्रायल चल रहा है तब उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। यही चीज़ सेम चूहों के साथ और कबूतरों के साथ हम उनके बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो ये जो है कि अवलोकनीय व्यवहार, ये हम किस सिद्धांत में करते हैं? संज्ञानवादी, विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी। ये हम सब जानते हैं कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव ये सब व्यवहारवादी हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को, मल्टीलिंगुअलिज्म को किस तरह से देखा जाना चाहिए? सेम क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। क्या इसको बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए, क्या इसका समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए? तो सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने की एक रिसोर्स के रूप में हमें इसे देखना चाहिए। हमें इसे ऑब्स्टेकल या फिर एक बैरियर की तरह नहीं देखना चाहिए। क्वेश्चन 12 है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर की जो क्रिएटिविटी है और उससे हम कोई क्रिएटिव आंसर लेना चाहते हैं तो हमें उसको किस तरह के क्वेश्चन सामने रखने चाहिए? क्या हमें डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने चाहिए, विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछने चाहिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछने चाहिए, या फिर एक अत्यंत अनुशासित कक्षा बना के रखनी चाहिए क्रिएटिविटी को बाहर लेके आने के लिए? देखिए क्रिएटिविटी मतलब कि समस्या हमारे सामने है लेकिन हम उसका एक नया सोल्यूशन दें। चीज़ें हमारे सामने वही हैं पुरानी, लेकिन हम उन्हीं को यूज़ करके एक नया थॉट सामने रखें, एक नया प्रॉब्लम जो सॉल्विंग का तरीका है वो सामने रखें। तो जैसे कि इसके लिए हम कर सकते हैं, हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि बताइए भाई, अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश के तो आप क्या करेंगे? यानी कि समस्याएं फिर भी वही रहेंगी जो आज के प्रधानमंत्री के सामने है, लेकिन हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई नया सोल्यूशन लेकर आएगा, नया सुझाव वो लेकर आएगा। और वो लेकर कब आएगा? जब उसके सामने हम उसको एक सिचुएशन देंगे, क्वेश्चन देंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी हैं। नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? एज ए टीचर हमने बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद हमने उसको टेस्ट किया,
कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसने सही किए लेकिन कहीं कहीं वो अटक गया। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने निदान कर लिया, हमने डायग्नोस कर लिया कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहाँ बच्चा अभी भी उलझा हुआ है, और उसके बाद जो जो बच्चा जिस जिस जगह पर उलझा हुआ है हम उनको एक रेमेडियल क्लास देते हैं, रेमेडी देते हैं, उपचार देते हैं, यानी कि उन्हीं उन टॉपिक पर पर्टिकुलरली हम बात करते हैं, बच्चे को समझाते हैं। तो निदान के बाद, डायग्नोस करने के बाद, रीजन जानने के बाद हम क्या करते हैं, उनको रेमेडी देते हैं। रेमेडियल क्लासेस भी हमारे स्कूलों में चलाई जाती हैं। तो क्वेश्चन 13 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के आत्मनियमन की ओर संकेत करता है, यानी कि ये जो वर्ड है सेल्फ रेगुलेशन, इसका मीनिंग पूछा गया है। तो देखिए शिक्षार्थी यहाँ पे शब्द दिया गया है, यानी कि ये कोई ऐसी चीज है जो लर्निंग से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिए विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम को आत्मनियमन भी नहीं बोलेंगे। स्व अनुशासन और नियंत्रण, ये जरा सा देखिए कि अगर हम खुद को डायरेक्ट कर रहे हैं, हम खुद को डिसिप्लिन और कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या उसको आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन बोल सकते हैं? या फिर जो हम सीख रहे हैं उसको अगर हम खुद ऑब्जर्व करें, खुद ऑब्जर्व करने की एबिलिटी रखें, तो हम कहेंगे कि ये हम सेल्फ रेगुलेट खुद को कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट है। अपने सीखने के स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता को ही आत्मनियमन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए शिक्षण यानी कि देखिए जो टीचिंग होती है या जो लर्निंग होती है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि एक तो हमारा फैक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया, केवल हम रट रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं चीज़ों को। दूसरा हो गया कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि बाबर आया तो था, भारत कब आया था, हम ये देखेंगे। ये तो हमारा हो गया फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन क्यों आया था, बैकग्राउंड क्या था, उसको उसके देश से वो नहीं जीत पा रहा था, वहाँ जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो फिर इधर मूव किया धीरे धीरे। तो ये उसका रीज़न था। तो आप देख रहे हैं कि एक तो होता है फैक्चुअल बेस्ड लर्निंग, दूसरा होता है कि हमें चीज़ों की समझ होती है, फिर तीसरा होता है साइंस में कि जो हमने सीखा है क्या हम उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। तो अगर हम चाहते हैं कि समझ के लिए शिक्षण, तो उसमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रही है? ये वर्ड की पॉइंट याद रखिएगा, नहीं पूछा गया है इसमें। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए अगर हम शिक्षार्थियों को कह रहे हैं तो ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। या फिर विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी चीज़ को याद करना, रट लेना, उसको क्रैम कर लेना, ये हमारा समझ के लिए शिक्षण नहीं होता है, ये हमारा रटने के लिए, याद करने के लिए शिक्षण में आ सकता है। तो ऑप्शन 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। सीखना देखिए इसमें सही पूछा गया है तो ये तो हमारा गलत है। जो त्रुटियां हैं वो हमें बताती हैं कि सीखना हुआ है, यानी कि जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो भी हमारे लर्निंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा होती हैं। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीखना सीधे सीधे हमारे इमोशन से कनेक्ट रहता है। अगर हमारा मन दुखी है तो फिर हमारी लर्निंग प्रोसेस नेगेटिव रूप से इफेक्ट होगी ही होगी। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ये भी हमारा मोर अप्रोप्रिएट नहीं है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारा सेकंड है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जहां संवेगात्मक रूप से सकारात्मक माहौल हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला माहौल हो। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सीधे सीधे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मानव विकास के सिद्धांतों से, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से। वो 11 से लेकर 15 तक हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 में ही दिए गए हैं। तो निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी तो होती है बिल्कुल विकास में, ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूएशन में नहीं हो रही हैं चीज़ें। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअसली होने वाली प्रक्रिया है। अनुक्रमिकता होती है, सीक्वेंस भी होता है, बिल्कुल सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है डेवलपमेंट में। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। देखिए सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य, ये भी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल नहीं होता है। रिवर्सिबल का मतलब कि एक बार डेवलपमेंट हो गया उसके बाद वो वापस उसी सिचुएशन में, वापस उसी स्टेज में चला जाएगा जहां से वो आया है, यानी कि वो वापस अंडू हो जाएगा। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। एक बार डेवलपमेंट हो गया तो हो गया, वो वापस उसी स्टेज में नहीं जाएगा। अगर हमारी
अगर हम ग्रोथ की बात करें या मेंटल लेवल की भी बात करें, अगर हमारा मेंटल लेवल 10वीं क्लास के बच्चे के लेवल तक आ गया है तो ठीक है, फिर वो 5वीं क्लास जैसा नहीं हो सकता, वो आगे तो बढ़ेगा लेकिन वो वापस नहीं जाएगा, रिवर्स नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, मैं हर बार कहती हूँ कि ये असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम सीखने वाले की कमियों को जाने कि क्या क्या कमियां रह गई हैं और फिर हम उसे रेमेडी लें, जैसे कि अभी हम 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे थे। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्या उद्देश्य है, कि कौन से स्कूल्स में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ये भी हम बात कर चुके हैं कि ये जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है, इंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है, वो एक्सेप्टेंस होता है बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के। तो उनको रेगुलर स्कूल्स में एजुकेशन देना, विशेष स्कूल्स में, मुक्त ओपन स्कूल में, या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशंस के स्कूल में। तो देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित इंक्लूसिव एजुकेशन का यही उद्देश्य है कि रेगुलर स्कूल्स में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर के उपलब्ध करवाया जाए, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, यानी कि इसमें पूछा गया है रीडिंग डिफिकल्टी के बारे में, कि कौन सा वो लक्षण है जो रीडिंग डिफिकल्टी से रिलेटेड नहीं है। वर्ण और शब्द पहचान में कठिनाई, ये तो पठन कठिनाई का, ये तो हमारा पठन कठिनाई का लक्षण बिल्कुल है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये भी हमारा पठन कठिनाई का लक्षण है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई होना भी पठन कठिनाई ही है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, देखिए अगर स्पेलिंग में हम कंसिस्टेंट नहीं है, स्पेलिंग में हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारी पठन कठिनाई का एक लक्षण नहीं है। बाकी सारे लक्षण हमारे पठन कठिनाई यानी कि रीडिंग डिफिकल्टी के हैं। तो इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं, पोटेंशियल्स की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। देखिए, किसी भी 2 बच्चों में एक डिफरेंस की बीच में एक लकीर खींच देना, उनको अलग अलग करना, उनको कैटेगराइज करना, उनको लेबल देना, ये ठीक नहीं है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें हम उनके समकक्षों से अलग नहीं कर सकते हैं। हमें जो करना है, अगर हम उन्हें अलग से कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं उनकी योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए, तो हम उसी क्लास में उनको दें, लेकिन अलग कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी कि जो इंटरनली मोटिवेटेड है, एक्सटर्नली नहीं इंटरनली, उनके बारे में क्या सही नहीं है। ये हमेशा सफल होते हैं, इनको कार्य करने में आनंद आता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो इंटरनली मोटिवेटेड है उसको कार्य करने में आनंद आएगा। ये कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड हैं। वे चुनौती भरे कार्य करना पसंद करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान इंटरनली मोटिवेट होकर काम कर रहा है तो वो हमेशा ही सफल होगा। ये क्या बात हुई भाई, ठीक है उसने अपना 100% दिया है, लेकिन सफलता की गारंटी तो नहीं हो सकती है ना कि अगर 100% दे रहे हैं तो सफलता मिल ही जाएगी, हमेशा ही सफलता मिलेगी। इस तरह से ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए, फिर से असेसमेंट से क्वेश्चन आ गया है। असेसमेंट 2 टाइप का होता है, FA और SA, यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव। तो फॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि हम टाइम पे टेस्ट लेते चलते हैं, देखते चलते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, और जो कमियां आ रही हैं उनको हम अगले ही पल, अगर इस FA में कोई कमियां आई हैं तो उसको हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट FA में उसको दूर किया जा सके। तो इसके लिए अगर हमें देखना है कि क्या कमियां आई हैं और उनको आगे कैसे सुधारा जा सकता है, तो हमें FAs में कौन से टाइप के क्वेश्चंस, क्या एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, क्या हमें दत्त कार्य यानी असाइनमेंट देने चाहिए, क्या मौखिक प्रश्न देने चाहिए, क्या सत्र परीक्षा देनी चाहिए, या फिर प्रश्नोत्तरी और खेल। इसमें पूछा है कि कौन सा उचित उपकरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे टर्म टेस्ट देखिए, सत्र परीक्षा ईयर के एंड में ली जाती है, यानी कि उसके बाद इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं रहता है। उसके बाद तो सीधे आप प्रमोट करते हैं। अगर बच्चा पास हुआ है तो नेक्स्ट आपने क्लास में प्रमोट कर दिया, और अगर फेल हुआ है तो ठीक है, वो वापस से उसी क्लास में पढ़ेगा।
कुछ इस टाइप से, राइट। तो सत्र परीक्षा यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं होगा, ये समेटिव असेसमेंट का टूल होगा जो हम सबसे लास्ट में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से इंटरेक्शन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें तो करना ही चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, करना चाहिए भाई, करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सीधे सीधे ये है कि हम उसको रटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा है। और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग करता है। आप क्या करेंगे? जनरली अमूमन बच्चे यही करते हैं कि अगर उनको एक नया टॉय लेके आया जाता है तो वो उसको तोड़ तोड़ के उसके अंदर झांक के देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसा कर रहा है। और बच्चे की इसी टेंडेंसी के लिए पियाजे ने एक वर्ड यूज़ किया है कि जो हमारा ये बच्चा होता है वो स्मॉल साइंटिस्ट होता है, वो हर चीज़ की तह में जाके देखना चाहता है कि बेसिक रीज़न क्या है, जो बेसिक मैकेनिज्म है किसी भी टॉय के पीछे वो कैसे काम करता है। तो अगर इरफान ऐसा करता है तो आपका क्या रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्ड होगा? इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे कि भाई हम तो लेके आते हैं ये तोड़ देते हैं, अब इनको खिलौने ही नहीं देंगे। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे कि नज़र रखी जाए कि इसको ऐसा मौका ही ना मिले कि ये खिलौने तोड़ दें। उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, चैनलाइज करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे रियल लाइफ में तो हम यही करते हैं एज अ पेरेंट कि हम अपने बच्चे को समझाते हैं कि देखो भाई खिलौने महंगे तो आते ही हैं, तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर आइडियल सिचुएशन ये है, ऑप्शन थर्ड, हम उसके क्यूरियस जो उसका बिहेवियर है उसको प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे और बोलेंगे चलो भाई लो खिलौने, डेली नए खिलौने लेके आएंगे, तुम इसको तोड़ो भाई, तुम इसमें देखो कि क्या ये कैसे काम कर रहा है। जैसे हमारा वो याद आ रहा है ना आपको, आमिर खान 3 इडियट्स वाले, वो सारे फ्रिज, वॉशिंग मशीन सबके ढक्कन अलग करके रखते थे। तो बेसिकली ये वही वाला स्वभाव है और हमें उसको प्रोत्साहित करना है। उसकी जो ऊर्जा है उसको हम सही दिशा में चैनलाइज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या दिखाती है? क्या ये सही है? क्या ये सही हो सकती है? यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती है, जेंडर बायस को प्रदर्शित करती है, या फिर बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है? वेरी नाइस, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर बायस को प्रदर्शित करती है, पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान बताना। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अगर हमें बच्चे के विकास के सिद्धांत समझ आ रहे हैं तो ये किस तरह से हमारी हेल्प करेगा एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, ये तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर से हमें क्या लेना देना? हालांकि सामाजिक स्तर भी बहुत मैटर करता है। बच्चे के जो उसका डेवलपमेंट है और जो उसका एप्टीट्यूड है, चीज़ों को लेकर एटीट्यूड है, उसको डिसाइड करने में सामाजिक स्तर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की ये समझने में हेल्प नहीं करता कि बच्चे का सामाजिक स्तर क्या है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में भी मदद नहीं करता है। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में मदद करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में मदद करता है। देखिए, कोई भी बच्चा विकास के सिद्धांतों को फॉलो तो करेगा विकास करते टाइम, लेकिन फिर भी उसमें हमने जैसे अभी पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि स्पीड में डिफर करेगा और बहुत सारी चीज़ों में वो और तरीके से डिफर कर सकता है क्योंकि इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं लर्नर्स में। तो इस तरह से बच्चे के विकास के सिद्धांतों को अगर हम समझते हैं तो बीइंग अ टीचर ये शिक्षार्थियों की अधिगम शैलियों को समझने में हमारी हेल्प करेगा। टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर लेके जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? देखिए, भ्रमण पर लेके जाना यानी कि हम उनको प्रैक्टिकली चीज़ों को साक्षात दर्शन करवा के हम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर हम उसको ज्योग्राफी के किसी ट्रिप पर लेके गए हैं और एक खास सॉइल वाले एरिया में उनको घुमाने लेके गए हैं, या फिर एक खास जो हमारा टाइप ऑफ हम उनको वन पढ़ाना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट पढ़ाना चाह रहे हैं और उस तरह के जंगलों में हम उसको लेके गए हैं, तो हम उसको सिखा ही रहे हैं ना। किताबों से शब्दों की पढ़ाने की बजाय हम उसको डायरेक्ट दिखा रहे हैं चीज़ों को। यानी कि सीख तो उसने लिया, बच्चों ने, जिस भी क्लास को हम लेके गए, वापस आने पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासरूम में। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम यही तो देखना चाह रहे हैं कि जो हमने सिखाया, जिस चीज़ के साक्षात दर्शन करवाए बच्चों को, वो कितना समझ में आई। यानी कि
हम उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्या हम सीखने का आकलन कर रहे हैं, सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, आकलन के लिए सीखना हो रहा है या आकलन का सीखना हो रहा है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर सीखने का आकलन कर रहे हैं कि हम बच्चों को लेके गए, उन्होंने वहाँ पे क्या सीखा, उस चीज़ को हम एसेस करना चाह रहे हैं बाद में क्वेश्चनिंग के थ्रू। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यानी कि उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए पहली कंडीशन बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है। तो ये क्या शो करता है ये स्टेटमेंट? ये गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, ये तो रॉन्ग है। अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा तभी हमारा मेंटल और हमारा इमोशनल ये सारे जो डेवलपमेंट है वो सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से। अगर हमारे फिजिक में ही कोई इशू है, हम फिजिकली चैलेंज्ड हैं या फिर और कोई बीमारी हमें है, तो हमारे उससे सारे विकास प्रभावित होंगे, हमारा सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा, बहुत ज़्यादा लोग हमें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे एज अ फ्रेंड, और हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी गड़बड़ हो जाएगा कि अरे यार मुझ में तो ये कमी है, मेरे शरीर में तो ये कमी है, तो ये तो हमारा बिल्कुल क्रॉस हो गया। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विकास के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, विकास में सामाजिक विकास भी होता है, तो ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला तो नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो नहीं होता है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, ये हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। देखिए इसमें फोर्थ हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि शारीरिक विकास पहली कंडीशन होता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बेसिक शाला।